नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। जून 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों के अंतर्गत आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें रही हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात GSAT-24 के बारे में है। यह इसरो का नया संचार उपग्रह है GSAT-24। अब हाल ही में इसका प्रक्षेपण किया गया, कब? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को इसका प्रक्षेपण किया गया। कहाँ से? यूरोपीय स्पेस एजेंसी है एरियान, और एरियान 5B 257 रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण किया गया कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से। अब ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांसीसी उपनिवेश है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि GSAT-24 का प्रक्षेपण एरियान 5BA 257 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया। कुछ और बातें हैं। GSAT-24 का क्या उद्देश्य है? DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कुछ और बातें हैं जैसे यह 24 KU बैंड वाला संचार उपग्रह है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है। ठीक है, एक बात इसमें महत्वपूर्ण है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से संबंधित। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मार्ग संचालित संचार उपग्रह मिशन है। इसे समझते हैं। अब NSIL क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो NSIL का फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा भी है और इसकी स्थापना की गई है मार्च 2019 में। अब NSIL ने DTH सेवा प्रदाता कंपनी है टाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर देने के लिए GSAT-24 लॉन्च किया है और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि यह पहला मार्ग संचालित संचार उपग्रह है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें कही जा रही है कि सरकार द्वारा अंतरिक्ष सुधार जून 2022 में किए गए। तो सरकार द्वारा अंतरिक्ष सुधार के एक हिस्से के रूप में मांग आधारित मॉडल पर परिचालन उपग्रह मिशन की बात कही गई थी और इस मॉडल के तहत उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व और संचालन के साथ साथ अपने समर्पित ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है। और उन्हीं संदर्भों में NSIL ने DTH सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर दिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह NSIL का पहला मार्ग संचालित संचार उपग्रह मिशन है। एक और बात GSAT-24 से संबंधित है कि GSAT-24 के साथ मलेशिया का एक संचार उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम है MEASat-3D। ये MEASat-3D के लिए निर्मित कंपनी के लिए निर्मित संचार उपग्रह है। तो ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है GSAT-24 के बारे में कि इसका ये क्या है। तो GSAT-24 एक संचार उपग्रह है, NSIL का पहला मार्ग संचालित संचार उपग्रह है। ठीक है, टाटा प्ले कंपनी के DTH अनुप्रयोगों के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया। इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ, कब हुआ, ठीक है, किस देश के संचार उपग्रह को भी GSAT के साथ प्रक्षेपित किया गया। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अग्नि 4 मिसाइल के बारे में हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 जून 2022 को किया गया। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, चांदीपुर, उड़ीसा से। ठीक है, किसने किया? DRDO द्वारा, सेना की सहायता से किया गया। ठीक है, तो इसी कारण ये अग्नि 4 मिसाइल चर्चा में रही है। अब अगर हम अग्नि 4 के बारे में कुछ मूलभूत बातें जाने तो ये देश में विकसित है, यानी स्वदेशी रूप से विकसित है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है कि अग्नि 4 मिसाइल की रेंज कितनी है? 4000 किलोमीटर। किसने निर्माण किया है? सतह से सतह मार करने वाली है
और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पूछा जा सकता है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में है। हाल ही में DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया और ये परीक्षण 15 जून 2022 को किया गया और ये सफल परीक्षण इस बात में खास है कि पहला रात्रिकालीन परीक्षण था। जैसा कि हमने बात की कि DRDO द्वारा किया गया यह परीक्षण कहाँ किया गया, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। तो इसी कारण पृथ्वी 2 मिसाइल चर्चा में रही है। अब हम पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो यह स्वदेशी रूप से विकसित है। DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली SRBM है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है, 250 से 300 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है। कुछ और बातें महत्वपूर्ण है पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में, जैसे कि यह एकल चरण वाली मिसाइल है, केवल तरल ईंधन इसमें प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने बात की कि इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है IGMDP मिशन के तहत। IGMDP का मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जो कि 1983 में चलाया गया था। तो इसके तहत इसका निर्माण किया गया है पृथ्वी 2 मिसाइल का। कुछ और बात है जैसे कि इसकी वारहेड कैपेसिटी कितनी है, 500 से 1000 किलोग्राम। महत्वपूर्ण बात है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि किसने इसका निर्माण किया, इसकी रेंज कितनी है, सरफेस टू सरफेस SRBM है ये, ठीक। पहला रात्रिकालीन इसका परीक्षण है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात VLSR-SAM के बारे में है। तो इसका क्या मतलब है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी ये चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि DRDO द्वारा नौसेना के सहयोग से इसका सफल परीक्षण किया गया VLSR-SAM का। कब, 21 जून 2022 को। कहाँ, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। तो इसी कारण ये VLSR-SAM चर्चा में रहा है। अब इसके बारे में हम कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हमने देखा कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ठीक। अब क्या उद्देश्य है, तो इसका ये DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है, किस लिए, सी स्किमिंग लक्ष्यों सहित देश की निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करना। अब सी स्किमिंग का क्या मतलब है, सी स्किमिंग एक ऐसी तकनीक कही जाती है जिसमें एंटीशिप मिसाइल, लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करना VLSR-SAM का उद्देश्य है, यानी भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करना। तो हमें ध्यान रखना है कि VLSR-SAM क्या है, हाल ही में चर्चा में क्यों रही है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात PSLV C-53 के बारे में है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि PSLV C-50 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। ये 3 उपग्रह कौन कौन से हैं, DSEO, नियो स्टार और स्कूब 1। ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, ठीक है। अब अगर हम समझें कि PSLV C-53, तो ये PSLV का 55वां मिशन था। PSLV का क्या मतलब है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब इनका जो प्रक्षेपण किया गया है वो कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक। हमने बताया कि सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किया गया। कहाँ किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में, पृथ्वी से 570 किलोमीटर की ऊंचाई में, पृथ्वी से अंतरिक्ष में निचली कक्षा में इन्हें स्थापित किया गया। और हमने नाम भी देखे, इनके नाम क्या हैं, DESO, ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है जिसका वजन 365 kg है। दूसरा है न्यू शार, इसका वजन 155 kg है। और तीसरा इसमें खास है स्कूब 1, इसका वजन 2.8 kg है। और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का ये छोटा सा उपग्रह है, ध्यान रखना है। एक और बात है PSLV C-53 के बारे में कि यह NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन है। अभी हमने पहले वाणिज्यिक मिशन के बारे में पढ़ा था जो था GSAT-24, ये दूसरा है। तो पूछा जाएगा अगर
कि PSLV C-50 के द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो सिंगापुर होगा। ठीक है, पूछा जा सकता है स्कूब 1 के बारे में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगली बात अभ्यास के बारे में है। हाल ही में अभ्यास क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया 29 जून 2022 को। अब अभ्यास है क्या? अभ्यास एक छोटा विमान है जिसे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट भी कहा जाता है, जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का लक्ष्य बनता है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और जैसा कि हमने बताया कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। अब ये परीक्षण कहाँ किया गया? पूछा जा सकता है कि अभ्यास या हीट का परीक्षण कहाँ किया गया, क्या है ये? ठीक है, तो ये एक छोटा सा विमान है जो परीक्षण किए जाने वाली मिसाइलों का लक्ष्य बनता है। ठीक है, यानी इसी को लक्ष्य करके टेस्टिंग की जाती है किसी भी मिसाइल की। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात दक्षिण कोरिया देश से संबंधित है। हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए पेलोड का सफल परीक्षण किया गया और पेलोड को वांछित कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। कब की बात है? 21 जून 2022। अभी तक दक्षिण कोरिया सभी प्रक्षेपण विदेशी तकनीक से निर्मित रॉकेट के जरिए करता था और ये पहली बार है कि उसने स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए पेलोड का सफल परीक्षण किया। तो हमें ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश द्वारा स्वदेश निर्मित रॉकेट के जरिए पेलोड का सफल परीक्षण हुआ, तो दक्षिण कोरिया होगा। अगली बात इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन से संबंधित है। इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। हिंदी रूपांतरण है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। जैसा कि हमने बात की कि 11 जून 2022 को इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? भोपाल, अहमदाबाद में। तो पूछा जा सकता है कि इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक, अब हम इन स्पेस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इन स्पेस की स्थापना जून 2020 में की गई थी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी व निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित व नियमित करना। तो ध्यान रखना इन स्पेस के बारे में ये बातें, कब स्थापना हुई, हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है, ये बातें ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में भी 2 या 3 अंकों में प्रश्न आ सकता है। चलते हैं आगे और अगली बातें देखते हैं। अगली बात एनोकोवैक्स से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है एनोकोवैक्स? ठीक है, तो एनोकोवैक्स क्या है? ये भारत में स्वदेश निर्मित जानवरों को जारी पहली कोविड-19 वैक्सीन है और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानवरों को जारी है। किन किन जानवरों को ये कवर करेगी? कुत्ते, चूहे, खरगोश, शेर, तेंदुआ, इन सब के लिए प्रभावी होगी। पूछा जा सकता है एनोकोवैक्स के बारे में। तो ये कोविड-19 वैक्सीन है जो जानवरों को जारी की गई है और भारत में निर्मित है। ठीक है, इसका विकास किसने किया है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन्स, जो हिसार हरियाणा में है। यह एक निष्क्रिय सार्स कोविड-2 डेल्टा कोविड वैक्सीन है, ये ध्यान रखना है। पूछा जाएगा एनोकोवैक्स के बारे में, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली बात है कॉर्बेवैक्स के बारे में। अभी हाल में फिर से चर्चा में क्यों रहा कॉर्बेवैक्स? क्योंकि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्बेवैक्स को कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है और इसीलिए चर्चा में रहा। फरवरी 2022 करंट अफेयर में हमने कॉर्बेवैक्स के बारे में पढ़ा था कि कॉर्बेवैक्स स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और क्यों जारी की गई थी? इसका विकास किसने किया है? हैदराबाद की बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया या विकास किया गया। तो और इसके बारे में डिटेल आपको वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में कॉर्बेवैक्स क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि कोरोना खिलाफ बूस्टर डोज के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अब हम आर्थिक परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात देश की पहली निजी ट्रेन जो भारत गौरव योजना के तहत तमिलनाडु से रवाना हुई उसके बारे में है। तो भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर तमिलनाडु से
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कब की बात है? 14 जून 2022 को। अब ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी? एक तो हमने कहा कोयम्बटूर से शिरडी के बीच जाएगी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में और शिरडी महाराष्ट्र में, ठीक। और इसी कारण अब चर्चा में आ गई है भारत गौरव योजना। तो हम जान लेते हैं भारत गौरव योजना के बारे में कुछ मूलभूत बातें। तो यह भारतीय रेलवे की योजना है। इसकी घोषणा कब की गई थी? नवंबर 2021 में। क्या उद्देश्य था? इस योजना के तहत थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें चलाए जाने की बात कही गई थी, निजी भागीदारों व IRCTC दोनों के सहयोग से। अब ये थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें क्या हैं? जैसे एक ट्रेन है रामायण थीम वाली ट्रेन, तो इसमें भगवान राम से संबंधित जो भी स्थान, जैसे अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, इन सब स्थानों के लिए जो ट्रेन संचालित होगी उसको रामायण थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन कहेंगे। एक और ट्रेन है जैसे गुरु कृपा, तो गुरु नानक जी से संबंधित जो भी स्थान है उनसे संबंधित है। कुछ और बातें हैं भारत गौरव योजना के बारे में जो ट्रेन चलाई जाएंगी। तो ये ट्रेनें नियमित ट्रेनें नहीं होंगी जो एक समय सारणी के अनुसार चले। इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन ट्रेनों के द्वारा यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगी, ठीक है। तो देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलेगी इन ट्रेनों से। तो हमें ध्यान रखना है भारत गौरव योजना के बारे में क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि देश की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से रवाना हुई है, ठीक। कब इस योजना की घोषणा की गई, किस क्षेत्र की योजना है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात है घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री से सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया है और ये कब से प्रभावी होगा? 1 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी है कि घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री से वह स्वयं का नियंत्रण हटाएगी। यह निर्णय आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया और ये बैठक कब हुई? 29 जून 2022 को। और यह कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से घरेलू उत्पादित कच्चे तेल का आवंटन सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। तो फिर कौन करेगा? एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन इकाइयां स्वयं ही देश में इसकी बिक्री कर सकेंगी। क्या लाभ होगा सरकार के इस कदम से? क्या लाभ है? तो देश में तेल एवं गैस क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश भी प्रोत्साहित होगा। तो अगर पूछा जाएगा हमारी एग्जाम में कि घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री से सरकार ने नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया, ये निर्णय कब से प्रभावी है? तो 1 अक्टूबर 2022 से, ठीक। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बार WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC12 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया 11 से 17 जून 2022 के दौरान। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करना। अब इस सम्मेलन में 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री व उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। जैसा कि ज्ञात हो कि WTO में कुल कितने मेंबर हैं? 164। तो 164 देशों के व्यापार मंत्रियों व उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें अपनी भागीदारी की। एक और बात है कि WTO का मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है ये संगठन का सर्वोच्च नीति निर्धारक सम्मेलन है, द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है। कोविड-19 के कारण नहीं हुआ था। पहला सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था, वहीं जो पिछला सम्मेलन की बात करें 2017 में हुआ था। और अभी जैसा कि हमने बात की कोविड-19 के कारण नहीं हो सका था, तो अभी ये 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ WTO का। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि WTO का 12वां सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 9 से 10 जून 2022 को नई दिल्ली में किया गया। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। अब इसका आयोजनकर्ता कौन था? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट व जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बायरेक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इसके द्वारा आयोजन किया गया भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का। क्या थीम रही है इसकी? पूछी जा सकती है मेंस परीक्षा में भी और प्रीलिम में भी।
इसकी थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो ये ध्यान रखना है थीम के बारे में। अब हम बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि ये जो पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 है, यह निवेशकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नियामकों व सरकारी अधिकारियों को जोड़ने का एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। यह भारत में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यापक विकास का एक प्रतिबिंब है, अर्थात यह कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, वेस्ट टू वेल्थ सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करेगा। तो इन संदर्भों में पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, क्या उद्देश्य है, किस आयोजनकर्ता कौन है, थीम क्या रही है, ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात धरोहर के बारे में है। अब धरोहर क्या है? धरोहर है राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, जिसको धरोहर नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन गोवा पणजी में किया गया 11 जून 2022 को। कब? 11 जून 2022 को। अब धरोहर संग्रहालय में भारतीय सीमा शुल्क की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और जीएसटी गैलरी में जीएसटी की विकास यात्राओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इन संदर्भों में धरोहर महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि धरोहर क्या है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन गोवा पणजी में किया गया है। क्या है ये? राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय है, यानी कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, उन्हीं को संरक्षित करने की बात इसमें है, ये ध्यान रखना है। अब धरोहर एक 2 मंजिला नीली इमारत है जिसे गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फांडेगा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं और आज की अंतिम बात देख लेते हैं। अंतिम बात है विवा टेक 2022 के 6ठे एडिशन से संबंधित, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया 15 से 18 जून 2022 के दौरान। अब ये विवाटेक है क्या? ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है, 2016 में स्थापित किया गया था और ये प्रतिवर्ष आयोजित है। जैसा कि हमने बात की कि 2026 का ये 6ठा एडिशन है। अब इसमें खास बात क्या रही है? इसमें सबसे खास बात ये रही है कि विवाटेक 2022 के 6ठे एडिशन में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूछा जा सकता है कि विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किएगा। और इसमें एक बात यह है कि भारत के लगभग 65 स्टार्टअप्स ने इसमें भाग लिया। तो पूछा जा सकता है विवाटेक 2022 के बारे में, इसका आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस, भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया जाना। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।